इसमें आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काइनेटिक फिजिक्स की। काइनेटिक फिजिक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करें काइनेमेटिक्स या फिर काइनेटिक फिजिक्स। तो देखो काइनेमेटिक्स या काइनेटिक फिजिक्स की जब भी हम बात करते हैं, काइनेमेटिक्स या काइनेटिक फिजिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पे अपने को दो अलग अलग वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, काइन प्लस मैटिक्स। और जहां पे भी काइन आता है उसका मतलब होता है कि मोशन। तो मतलब काइनेमेटिक्स की जब भी अपन बात करेंगे तो जिस भी पार्टिकल की बात करेंगे या जिस भी बॉडी के बारे में बात करेंगे उसके अपन मोशन के बारे में बात करेंगे, उस पार्टिकल या उस बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे। इसको अपन बोलते हैं गति की। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी अपन पढ़ने वाले हैं उसमें आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि अपन जो पढ़ने वाले हैं, जिस भी पार्टिकल की स्टडी करेंगे, जिस भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी अपन गति के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, वेलोसिटी में, गति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मोशन से रिलेटेड हैं, कुल मिला के अगर मैं कहूं तो जो जो चीजें मोशन से रिलेटेड हैं उन सारी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जिस भी पार्टिकल में, जब वो पार्टिकल मोशन में होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी पार्टिकल की अपन यदि मोशन के हिसाब से देखें तो दो पोजीशन होती है। एक होती है रेस्ट पोजीशन, और सेकंड होती है उसकी मोशन पोजीशन। एक होता है वो रेस्ट में और दूसरा वो होता है मोशन में। देखो रेस्ट का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो टाइम के साथ साथ, पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। जैसा अभी है वैसा ही 1 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटे बाद मिलेगा, 3 घंटे बाद मिलेगा। मतलब जैसा अभी है उसको कुछ देर बाद देखें तो भी वो ऐसा मिलेगा, 1 सेकंड बाद भी वैसा ही, 2 सेकंड बाद भी, 10 घंटे बाद भी। मतलब वो रेस्ट में है। जितने टाइम पीरियड तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तब तक के लिए वो रेस्ट में। ये नहीं है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। मान लो अभी कोई बंदा है यहाँ पे खड़ा है तो अभी के लिए रेस्ट पे, कुछ देर बाद वो चलने लग जाएगा तो मतलब वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो जो चीज टाइम के रेस्पेक्ट में, कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि यदि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी की पोजीशन जो है अनचेंज्ड है तो वो क्या है, रेस्ट में है। मोशन की यदि बात करें तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, पोजीशन में। टाइम के रेस्पेक्ट में यदि किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो पार्टिकल किस में होगा, मोशन में होगा। और अब जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं सारी की सारी मोशन के ऊपर ही करेंगे कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, मूव करती है, तो क्या क्या उसके साथ आते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा रेस्ट पोजीशन और मोशन की। कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में कब होती है, जब वो टाइम के रेस्पेक्ट उसकी जो पोजीशन है वो अनचेंज रहे तो वो रेस्ट में है। और जब किसी बॉडी की टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाती है तो बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। क्लियर है, ओके। देखो आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक है, तो बेसिक चीजें हैं जो शायद आपने पहले, अब से पहले भी पढ़ ली हो पिछली क्लास में। थोड़ा सा मैं लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखो हेडिंग डालो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं भाई, मोशन कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे हिसाब से। देखो अगर मैं बात करूं मोशन की तो मोशन को 2 बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला डायमेंशनल के बेसिस पे, भाई डायमेंशन के हिसाब से 1D में है, 2D में है या 3D में है। पहला तो उसके हिसाब से कि भाई मोशन 1D में है, 2D में है या 3D में है, तो डायमेंशन के हिसाब से एक तो, और एक उसको अपन उसकी जो मोशन है पार्टिकल का उसके हिसाब से कि वो किस प्रकार का मोशन कर रहा है, किस टाइप के मोशन में वो है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू उसकी
मोशन के या अकॉर्डिंग टू जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड नहीं बोल सकते, उसको मोशन ही बोलेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू मोशन की वो कैसा मोशन कर रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन इसके टाइप्स जो हैं वो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, देखो डायमेंशन में फर्स्ट होगा अपना 1D मोशन, सेकंड होगा अपना 2D मोशन और थर्ड होगा 3D मोशन। देखो 1D 2D और 3D अपन यहां पे बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के हिसाब से मोशन 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से मोशन को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। तो जब मोशन इन 1D की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी जो पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, अभी जो मूव कर रहा है, वो किस में कर रहा है? 1D में कर रहा है। मतलब उसकी एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है, ये बोल सकते हैं अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन में यदि पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो कैसा मोशन कर रहा है? 1D मोशन कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहां पे बोलूं आपको कि किसी पार्टिकल का पाथ है, उसका कुछ अपने को दे रखा है डायमेंशन वगैरह, तो उसमें अपने को दे रखा है कि अभी वो 2i कैप, वो कैसे मोशन कर रहा है? 2i कैप के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में मैं बोलूं कि वो 2i कैप प्लस 3j कैप मोशन कर रहा है अभी। भाई 2i कैप प्लस 3j कैप, पहले इधर था 2i कैप की डायरेक्शन में, अब उसकी डायरेक्शन हो गई है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए 2i कैप प्लस 3j कैप। अभी मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दूं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब तुमको कैसे पता चलेगा कि ये मोशन 1D में है, 2D में है, 3D में है? तो क्या ij के हिसाब से यदि अपन देखें तो ये 1D, ये 2D और ये 3D, यही होगा क्या? ये 1D, ये 2D और ये 3D, लेकिन ये नहीं होगा। ये सारे की सारे मोशन किस में है? 1D में है। i, j और k से ही मतलब नहीं है कि भाई जहां पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो है तीनों डायरेक्शन के मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3D में मोशन करेगा। उसका पाथ देखेंगे, ये जो सारी की सारी जो इक्वेशंस दिख रही है मेरे को यहाँ पे i, j और k की फॉर्म में, ये एक लीनियर पाथ की इक्वेशन है। वो कैसा पाथ है? एक लीनियर पाथ है इन अ स्ट्रेट लाइन या इन अ लाइन। तो जब वो एक स्ट्रेट लाइन में है, और ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है ये सारी किसकी है? स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में यदि वो है तो वो किस में होगी? 1D में होगी। i, j और k से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो 1D क्लियर है। जब 1D मोशन की बात हो रही है तो कैसा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2D की यदि बात करें तो देखो 2D जो है वो होता है मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। पहली बात तो ये है कि ये मोशन किस में होगा? एक प्लेन में होगा, ठीक है। किसी भी एक प्लेन में हो सकता है, किसी भी एक समतल में ये मोशन हो सकता है। दूसरी बात इसकी ये है विद अ कर्वीलिनियर पाथ। दूसरी बात क्या है कि उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? कर्वीलिनियर होगा, कर्वेचर का जैसा होगा। जैसे कर्वेचर की बात करें, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कुछ, मतलब XYZ कैसा भी, लेकिन कर्वीलिनियर होगा। लीनियर, देखो ये भी प्लेन में ही है, लेकिन अब ये किस में आ गया? 1D में आ गया। ये लीनियर पाथ हो गया तो ये किस में आ गया? 1D में। 2D एक प्लेन में होगा मोशन, लेकिन मोशन होगा तो किसमें? एक प्लेन में, लेकिन उसका पाथ कैसा होगा? कर्वीलिनियर होगा। कैसा होगा? कर्वीलिनियर होगा। क्लियर है यहां तक? और दूसरी बात अगर इसको बोले तो कि जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में किन्हीं भी 2 डायरेक्शंस के डायमेंशन चेंज हो रहे हो, जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में किन्हीं 2 डायरेक्शन के डायमेंशंस चेंज हो रहे हो तो वो भी किस में आ जाता है? 3D में, वो सॉरी 2D में। क्लियर है? 2D। देखो अब अपन बात करें किसकी? 3D मोशन की।
जैसे इसका एग्जांपल देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो भी अपना 2D में होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब अपन बात करें किसकी, 3D की। तो 3D मोशन का जो एग्जांपल है वो सबसे अच्छा ये है कि जो अपने बर्ड्स फ्लाई कर रहे हों, या एरोप्लेन का मोशन भी अपन बोल सकते हैं। देखो 3D में क्या हो रहा है, मान लो किसी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब वो ऐसे आ गया ऊपर की तरफ, फिर वापस ऐसे चला गया, यही होगा भाई। इधर उधर से निकल आके, मतलब तीनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो। जैसे कि मोशन स्पेस में यदि कोई मोशन करता है तो 1D 2D और 3D किसी में भी कर सकता है। स्पेस में जैसे कोई मोशन कर रहा है तो 1D 2D और 3D में कर। अच्छा चलो एक बात बताओ, मान लो तुमको बोला जाए कि तुमको अलवर से दिल्ली जाना है। तुमको कहां जाना है, अलवर से और दिल्ली जाना है। अब तुम चाहे कार से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, जो तुम्हारा मोशन जो है, अब कोई पूछे कि तुम यहां पे आए हो, तुम कैसा मोशन करके आए हो, 1D 2D या 3D। अभी तुमसे कोई पूछे कि भाई तुमको अलवर से कहां जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जहां तुम जाना चाहो, जो तुमको घूमने के लिए अच्छी लगे जगह, तो वहां पे जा रहे हो, और तुम वहां पे जाते जाते तुमको कोई पूछे कि तुम कैसा मोशन करके आए हो, 1D 2D या 3D, तो तुम क्या बताओगे भाई? ज्यादातर बोलेंगे कि सर 2D, मैं ऐसे चला यहां से और सीधा ट्रेन में बैठा और सीधा सीधा ट्रेन मेरे को ले गई। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो कुछ ऐसे ऊपर नीचे भी गया होगा। देखो लेफ्ट राइट तो चला ही था, लेकिन क्या कुछ ऊपर नीचे भी हुआ था भाई? कहीं गहराई में, कहीं ऊंचाई पे, ऐसे भी कुछ हुआ होगा। तो मोशन अपना अगर एग्जैक्ट अपन बात करें तो किसमें था, 3D में। यदि इस मोशन की अगर एग्जैक्ट अपन बात करें तो किसमें था, ये 3D में। क्योंकि दिल्ली टू अलवर जो है रोड या ट्रेन का जो पाथ है, ट्रैक है, वो बिल्कुल एक लेवल में प्लेन तो है नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भी हो रहा होगा। तो जेड भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, एक्स वाई तो चेंज हो ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेड भी चेंज हो रहा है। मतलब अपना मोशन जो था वो कैसा था, 3D में। तो 1D 2D और 3D। सेकेंड अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। अकॉर्डिंग टू मोशन, अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो कितने प्रकार का होता है? देखो पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो होता है मेनली 4 टाइप का होता है। एक सबसे पहला आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें कि पार्टिकल की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा होता है, उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा यदि बात करें तो होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड में कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा हो, जैसे कि अपना सीलिंग फैन। क्या होता है रोटेशनल मोशन? जैसे कोई फिक्स रोटेशनल एक्सिस है, भाई ये एक फिक्स एक्सिस है, इसको मैंने दीवार में से, सीलिंग फैन को यहां से ये कुंडी में टंगा हुआ है ऊपर से, ठीक है, और इसके अराउंड में ये रोटेट कर रहा है सीलिंग फैन, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, या वाइब्रेशनल मोशन की देखो अपन बात करें तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि जैसे कोई चीज एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रही हो, या इसको अपन ऑस्किलेटरी मोशन भी बोल देते हैं वाइब्रेशनल मोशन को। जैसे एक फिक्स मीन पोजीशन उसकी फिक्स है, जैसे मान लो अपन ने ऊपर से यहां से कोई चीज नीचे गिराई, ये ऐसे गिरी डिचुम, नीचे गिरने के बाद में उसी जगह पे एक कहीं से टिकेगी, ऊपर उठेगी, टक 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 टक, धीरे 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 आवाज करती करती बंद होती, टक 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 टक। गिरना उसी जगह है जहां पे फर्स्ट में गिरी है। जैसे एक बॉल को अपन ने बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे छोड़ा, ठप नीचे गिरी, ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, मतलब हर बार ऊपर आएगी लेकिन कुछ स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे लास्ट में जाके उसी जगह पे गिरना है, मतलब फिक्स मीन पोजीशन। जैसे अपन बात करें पेंडुलम ऑफ वॉच, टक टक इधर उधर चलता रहेगा, मीन पोजीशन फिक्स है, यहां पे रुकेगा कभी तो यहीं पे, इधर से इधर, इधर से इतना ही इधर, इतना ही, मतलब फिक्स मीन पोजीशन के अराउंड में अगर कोई चीज मोशन कर रही हो तो उस तरह के मोशन को अपन वाइब्रेशनल मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन बोल देते हैं। देखो मैं लिख देता हूं,
पहला टाइप जो होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहे, अभी यहां पे फिर कहीं दूसरी जगह पे, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेके, ठीक है, तो अभी यहां पे थे, 2 मिनट बाद थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे, फिर और 2 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे, तो इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा मैंने बताया था तुमको रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि किसी भी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड में कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मूव करे तो वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। थर्ड मैंने आपको बताया था ऑस्किलेटरी या वाइब्रेशनल। ऑस्किलेटरी और वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल मोशन। फोर्थ है अपना सर्कुलर मोशन। कुछ नहीं, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जी भाई कोई भी पार्टिकल जो है अपना वो किसी सर्कुलर पाथ में यदि मूव कर रहा है तो कैसा हो गया? सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है, तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? ट्रांसलेटरी मोशन, पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशन करता है अराउंड अ फिक्स एक्सिस। चलो मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं। पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रोटेट्स अराउंड फिक्स एक्सिस या फिक्स रोटेशनल एक्सिस भी बोल देते हैं। फिक्स रोटेशनल एक्सिस। ऑस्किलेटरी या वाइब्रेशनल मूव्स अराउंड अ फिक्स मीन पोजीशन। और सर्कुलर मोशन मूव्स इन सर्कुलर पाथ। देखो अपन बात कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या होता है? पोजीशन चेंजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन की यदि बात करें तो उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहती है। सेकंड अपन बात कर ले रोटेशनल मोशन की, तो रोटेट्स अराउंड अ फिक्स रोटेशनल एक्सिस। एक फिक्स रोटेशनल एक्सिस होता है और उसके अराउंड में बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर ले ऑस्किलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन की। तो ऑस्किलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है? मूव्स अराउंड अ फिक्स मीन पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन फिक्स है। जैसे मैंने बताया बॉल नीचे डाली अपन ने, उसी जगह पे बार बार ऊपर नीचे आ रही है, अंत में जाके वहीं रुकना है, लेकिन वहीं से मोशन कर रही है, ऊपर आ रही नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है नीचे जा रही है। या फिर पेंडुलम ऑफ वॉच, इधर इधर मीन पोजीशन उसका फिक्स है। या फिर नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मूव्स इन सर्कुलर पाथ, कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। क्लियर है मेरे हिसाब से मोशन? चलो नोट कर लो, जो भी करना हो आप लोगों को, बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हो गया? ओके, कर लेते हैं यहां पे डिस्टेंस, और इधर लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पढ़ा होगा सभी ने पिछली क्लास में, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होती है? पहले तो अपन बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई पार्टिकल। यही होती है
कि भाई एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि कहीं ए पॉइंट से कोई पार्टिकल मान लो बी पॉइंट पे जा रहा है, कोई पार्टिकल है अपना जो ए पॉइंट पे है, अभी यहां पे है और यहां पे जाना है उसको, तो उसके द्वारा जो पाथ कवर्ड है वही क्या होगी, डिस्टेंस। मान लो वो ऐसे करके यहां से गया, ये 1 नंबर पाथ है उसके लिए, एक वो सीधा चले जाए ये 2 नंबर पाथ है, और एक वो ऐसे नीचे से घूम के चला जाए ये 3 नंबर, या फिर इन्फिनिटी पाथ हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो कहां से जाए। मान लो मेरे को अलवर से जयपुर जाना है, अब मैं अलवर से जयपुर जाने के लिए पहले मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से घूम के आऊंगा, या मैं सीधा निकल जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं बाई बस महुआ होते हुए जाऊं, या फिर मैं नारायणपुर थाना गाजी होते हुए जाऊं, वो मेरी इच्छा है, तो इन्फिनिटी पाथ है मेरे लिए। हो सकता है मैं अलवर जाने, वो जयपुर जाने के लिए पहले यहां से वीजा लगाऊं, यूएस जाऊं, ठीक है, यूएस से फिर मैं वापस दिल्ली लैंड करूं, दिल्ली लैंड करके फिर मैं प्लेन से जाऊं, तो वो मेरी इच्छा है कि मेरे को कैसे जाना है, तो इन्फिनिटी पाथ हो सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस वो कवर, जो एक्चुअल पाथ जो वो कवर करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ फिक्स डायरेक्शन। देखो, एक तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है पार्टिकल की या बॉडी की, जिसकी भी बात करें, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मैं इसी फिगर में आपसे बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये कोई पॉइंट मान लो बी है, तो ए से बी की बाई ये जो 2 नंबर पाथ जो है, इसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगा, या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। देखो, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी नेगेटिव, इसका नेगेटिव में भी रिजल्ट आ सकता है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं भाई यहां पे, डायरेक्शन के हिसाब से इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में भी आ सकती है और पॉजिटिव में भी आ सकती है। ये प्लस डायरेक्शन में भी जा सकता है और माइनस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यदि देखें अपन इसका, कैन बी नेगेटिव और जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। देखो, जीरो तक तो डिस्टेंस भी आ सकती है, पॉजिटिव और कैन बी जीरो, कि कुछ चले ही नहीं, वो कुछ चलेगा ही नहीं, तो भाई डिस्टेंस कवर क्या होगी, जीरो। लेकिन ये नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, इसको रहने देते हैं आप। क्या हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। और ये एक कॉमन पॉइंट लिख दो दोनों के लिए, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं होगी। यूनिट की यदि बात करें तो दोनों की यूनिट ही मीटर होती है, इसकी भी यूनिट की बात करें तो क्या होती है, मीटर, ठीक है। और कुछ शायद मेरे हिसाब से ऐसी कुछ बताने वाली बात इनमें है नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। यूनिट की बात करें तो दोनों की यूनिट होती है मीटर, दोनों की यूनिट होती है मीटर में, ठीक है। MKS में यदि बात करें तो होती है मीटर में, और CGS में यदि बात करें तो होती है सेंटीमीटर में, और बाकी तो अपन किलोमीटर वगैरह से बहुत सारी डिस्टेंस की तो
बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन अपन काम में लेते हैं ज़्यादातर मीटर ही। ठीक है, क्लियर है? ओके, नोट करना हो नोट कर ले। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्पीड की। किसी भी पार्टिकल की अपन बात कर लेते हैं, किसकी? स्पीड की। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होता है? स्पीड रेशियो होता है डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन। भाई स्पीड क्या है? मान लो मैं इसकी स्पीड को बोल दूं v, तो v क्या होगा? x बाई टी। v क्या होगा? x बाई टी। यहां पे x क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। x क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। देखो इधर मैं यदि बात करूं साथ में वेलोसिटी की भी, स्पीड और वेलोसिटी, यहां पे थोड़ी सी अपन बात कर लेते किसकी? वेलोसिटी की। यहां पे अपन ने बात की थी किसकी? स्पीड की। तो वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है? टाइम। देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट दोनों की सेम ही होती है। इसकी यूनिट की बात करें यदि तो मीटर पर सेकंड, इसकी भी यदि यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होती है। ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, जबकि स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो यदि मैं बात करूं यहां पे एवरेज स्पीड की, कि भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी किसी भी पार्टिकल की, तो एवरेज स्पीड की यदि मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या होती है? भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे मैं लिख दूं एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t की एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की थी और टोटल टाइम जो उसने लिया था। जैसे मान लो कोई बंदा एक 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आ रहा है कुछ 10 घंटे में, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करके आया है कुछ 10 घंटे में, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी? 400 अपॉन 10, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। यही होगी भाई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो यदि मैं यहां पे बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, इसकी एवरेज वेलोसिटी की यदि बात करूं तो ये क्या हो जाएगी? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये दो ही अपने ज्यादा काम में आती हैं, बाकी दो और होती हैं लेकिन वो इतनी यूजफुल अपने लिए नहीं है। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड अपने सामने आ जाए, जब अपन बात करने लग जाए इंस्टेंटेनियस, तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? देखो एक्चुअल में कुछ नहीं होता। यदि मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं तो v इंस्टेंटेनियस ये होती है v एवरेज, लिमिट लगा दो इसमें, डेल्टा t टेंस टू 0। v एवरेज में लिमिट लगा दो, डेल्टा t क्या हो जाएगी? 0। तो ये इक्वल हो जाएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और जहां पे t की जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, तो जब डेल्टा t लगभग 0 हो जाएगी तो ये होता है dx अपॉन dt। ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के।
देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती हैं। देखो कैसे क्या होता है, मान लो कहानी सुनाता हूं मैं आपको, उससे आपको शायद क्लियर हो जाए। मैंने अभी बताया था कि कोई बंदा 400 किलोमीटर स्पीड की डिस्टेंस को चल के आ रहा है और वो आ रहा है अपने पास 10 घंटे में। वो टाइम कितना ले रहा है? 10 आवर्स। तो अपन ने उसकी एवरेज स्पीड निकाली या एवरेज वेलोसिटी निकाली, वो आई अपने पास में 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की भाई 1 घंटे में उसने लगभग 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली। लेकिन मान लो वो 10 घंटे में आ रहा है, अपन ने उसको फोन किया जब 8 घंटे कंप्लीट हो गए, उस टाइम पे अपन ने उसके पास कॉल किया कि भाई कहाँ पे है। अब वो बोलेगा कि मैं 2 घंटे में तेरे पास पहुंच रहा हूं। वो ये बोले कि भाई मैं तुम्हारे पास 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपन से 80 किलोमीटर दूर है, यही हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे अपन से 80 किलोमीटर दूर ही हो सकता है वो पहले कहीं स्पीड से चल के आ रहा हो और अपने पास आके कहीं होटल पे रुक के वो चाय पी रहा हो। भाई होटल पे रुक के वो चाय पी रहा हो, लेकिन हाँ ये है कि अपन ने उससे बात की है, उससे 2 घंटे के बाद वो अपने पास आ गया। मतलब भाई अपन बात करें उससे 2 घंटे की कि अभी तू क्या कर रहा है। 2 घंटे पहले अपन ने उसको फोन किया कि अभी तू क्या कर रहा है, और वो 2 घंटे बाद 2 घंटे और 1 मिनट में 2 घंटे से 2 घंटे और 1 मिनट में लगभग 1 मिनट का टाइम ले रहा है मान लो। और अभी वो बोल रहा है कि भाई मैं अभी चल रहा हूं, और अभी वो चल रहा है मान लो कुछ इस 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट में अपन ने जब उससे बात किया तो इस टाइम पे मान लो वो कुछ भाई कोई 500 मीटर चल गया या 1 किलोमीटर चल गया, ये मान लो 1 किलोमीटर वो चल गया कि भाई अभी वो यहां था और जब अपन ने उससे बात कर रहे हैं तो उस 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया? 1 किलोमीटर चल गया। मतलब अभी उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 1 घंटे में वो 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल गया। मतलब उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर की है इस 1 मिनट के गैप में। अब ये हो सकता है कि वो जब अपन ने स्टार्ट किया था उससे बात करना तो उस टाइम पे वो कुछ और स्पीड से चल रहा हो और इधर कुछ और स्पीड आ रही है। भाई ये तो नहीं हो सकता कि वो अभी खड़ा है, अपन ने कॉल किया, वो बैठा गाड़ी में और बैठते ही और वो 1 मिनट बाद 1 किलोमीटर आ गया। नहीं, फरारी तो है नहीं उसके पास, फरारी तो उसके पास है नहीं। चलो मान लेते कुछ देर के लिए कि उसके पास फरारी भी है। तो अब अपन उसको बोलेंगे कि भाई तूने 2 घंटे 1 मिनट से, ठीक है, या 2 घंटे से और 2 घंटे 1 सेकंड में क्या किया। अब वो बोला कि इस टाइम पे मैं 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर चला। मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अभी वो चल रहा है। यदि आवर में निकालोगे तो कुछ 36 अपॉन टू द पावर में लगभग 72 किलोमीटर पर आवर आ रही है। चल सकती है कार इतनी स्पीड से ना, चल सकती है। तो अब अपने को एग्जैक्ट पता चला कि जब अपन उससे बात कर रहे थे उस टाइम पे वो अभी मान लो वो 72 है, अभी उसकी स्पीड 72 है, तो या तो 70 से और 75 के बीच में होगी ना कहीं। इतना ही तो वेरिएशन हो सकता है एक कार के अंदर। 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर का वेरिएशन हो सकता है। तो अभी वो इस स्पीड से चल रहा है। तो जस्ट उस टाइम पे, जिस टाइम पे अपन उससे बात कर रहे थे 2 घंटे से 2 घंटे 1 सेकंड, यानी कि उस 1 सेकंड के टाइम में जो इसकी स्पीड थी, उस 1 सेकंड के टाइम में उसकी जो स्पीड थी उसी को अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो इस 1 सेकंड वाली स्पीड में, 1 सेकंड में तो वो सीधा ही रहेगा, इधर उधर घूम भी नहीं सकता। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी इक्वल होती है। भाई उस 1 सेकंड में वो जितना चला, ठीक है, उतना ही वो 1 सेकंड में वेलोसिटी भी वही होगी। अब वो सीधा ही चला होगा 1 सेकंड में, यार क्या घूमा होगा? भाई ऐसे घूमा भी मान लो तो वो 1 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस तो कार के लिए वैसे भी सीधी होगी ना। तो 20 मीटर तो कार के लिए सीधा ही है उस 1 सेकंड के लिए। तो वो क्या होगी? उसकी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की क्या होती है, इक्वल ही होती है। क्लियर है। और भी छोटे टाइम के लिए अपन निकाल सकते हैं, लगभग टी क्या हो जाता है, जीरो। जब टी लगभग जीरो होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है। यहां तक कुछ नोट करना हो नोट कर ले। देखो अब थोड़ा सा बेसिक से एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं अपन। देखो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई एक पार्टिकल है जो अपनी कुछ डिस्टेंस का, वो कुछ डिस्टेंस चल रहा है और उस डिस्टेंस को एक स्पीड v1 के साथ चलता है कुछ देर, फिर कुछ देर चलता है वो v2 के साथ। कुछ देर वो v1 स्पीड के साथ चल रहा है और कुछ देर v2 स्पीड के साथ चल रहा है। अपने को उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो क्या क्लियरिटी कर रहा है वो क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल या बॉडी moves with v1 वेलोसिटी या स्पीड जो भी ले लो आप, v1 स्पीड इन हाफ टाइम एंड v2 स्पीड इन रिमेनिंग हाफ टाइम। यानी कि कुछ टाइम के लिए तो वो v1 स्पीड से चल रहा है, फिक्स हाफ टाइम के लिए। मान लो टोटल t चल रहा है तो t/2 के लिए तो v1 स्पीड से चल रहा है और t/2 के लिए ही वो v2 से चल रहा है। फाइंड इट्स एवरेज वेल स्पीड, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। देखो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड अपन निकालें तो क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। कुछ टाइम के लिए v1 स्पीड से चला और कुछ हाफ टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चला, तो सीधा v1 प्लस v2 अपॉन 2। देखो मान लो टोटल डिस्टेंस कुछ थी जिसको कवर करने में उसने कुछ टाइम लिया t, ठीक है। कुछ डिस्टेंस थी जिसको कवर करने में कितना टाइम लिया उसने, t टाइम लिया। v एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, v1 स्पीड से चला t/2 टाइम के लिए, v2 स्पीड से चला t/2 टाइम के लिए, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम उसने लिया कितना t। डिस्टेंस की यदि बात कर लें अपन यहाँ पे, देखो t/2 से v1 चला, देखो ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। इसका कुछ हिस्सा ये वाला, ये था d1 और ये हिस्सा अपन ने मान लिया d2। इस d1 को उसने कवर किया मान लो v1 t1 टाइम में, और d2 को उसने कवर किया v2 और t2 टाइम में, और टोटल वो कवर कर रहा है कितने टाइम में, t टाइम में, और टोटल डिस्टेंस है अपनी d। तो देखो एवरेज स्पीड की यदि बात करें, v एवरेज क्या हो जाएगा, d/t। भाई टोटल डिस्टेंस क्या है d और टोटल टाइम कितना ले रहा है t, ठीक है। अब कुछ d1 कवर कर रहा है, वो d1, d की जगह मैं ऐसे लिख दूं d1 प्लस d2 अपॉन t। मैंने d को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ले लिया d1, दूसरा पार्ट ले लिया d2। तो ऐसे लिख दूं d1 प्लस d2/t, भाई टाइम तो t ले रहा है। अब देखो d1 को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, v1 t1, और t1 की वैल्यू क्या है t/2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, v1 t/2 d1 इज इक्वल टू v1 t/2। d1 डिस्टेंस कवर करने में v1 स्पीड के साथ t/2 टाइम ले रहा है, तो v1 t/2 प्लस d2 v2 t/2 अपॉन t।
टी यहाँ से कॉमन ले लें तो टी 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 कैंसिल, बचा क्या v1 प्लस v2/2, ये हो गया v एवरेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे, चलो इसको मिटा देख लो, चलो एक बार और देख लेते हैं। वो कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है v1 स्पीड के साथ हाफ टाइम में, और रिमेनिंग हाफ टाइम में मूव कर रहा है v2 स्पीड के साथ, तो उसकी अपने को एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? उसकी एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करें, मान लो कि डिस्टेंस जो उसने कवर की टोटल वो मैंने मान ली d, और टोटल टाइम जो लिया वो मैंने मान लिया t। भाई t टाइम में d डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, t टाइम में d डिस्टेंस कोई पार्टिकल कवर कर रहा है, तो v1 स्पीड के साथ t1 टाइम तक चला, जो t1 यानी कि t/2, या मैं डायरेक्ट यहां पे t/2 भी लिख सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन मेरे को दे रखा है। ठीक है, तो v1 स्पीड से t/2 टाइम तक चला तो उसने मान लिया कोई d1 स्पीड कवर कर ली, और v2 स्पीड से t/2 टाइम तक चला तो मान लिया कि उसने कोई d2 स्पीड कवर कर ली। अपने को निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस थी d और टोटल टाइम था t, तो d/t। d को मैंने डिवाइड कर रखा था d1 और d2 में, तो मैंने रख दिया d1 प्लस d2/t। भाई ये d1 ये d2 मिलके क्या बना? d, और नीचे t तो है ही। d1 की वैल्यू क्या है? v1t/2, v1t/2। d2 की वैल्यू क्या है? v2t/2 अपॉन t। v एवरेज हो गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। देखो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी यहां से दिमाग लगा के लिख सकते थे कि v1 प्लस v2 अपॉन t। भाई आधे टाइम में v1 से चला, आधे में v2 से, तो v1 प्लस v2/t। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आगे करवाऊंगा ऐसे कि जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने मेथड से करवाया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बात है कि दो स्पीड है, एक कुछ आधे टाइम 1 घंटे के लिए मान लो v1 से चला। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि कोई एक ट्रेन है जो 1 घंटे तक 50 किलोमीटर से चल रही है और फिर 1 घंटे तक 60 किलोमीटर से चल रही है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे 50 प्लस 60/2, कितना हो गया? 110, वो सॉरी 55 किलोमीटर पर आवर। यही हुआ ना भाई? 1 घंटे फर्स्ट का 1 आवर था, ये फर्स्ट आवर, और ये सेकंड आवर। 1 घंटे में तो 50 किलोमीटर से चल रही थी, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही थी। तो 1 घंटे तक इससे चली, 1 घंटे तक इससे चली, टोटल चली 2 घंटे, एवरेज स्पीड निकल गई 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इक्वेशन? ओके, नोट करो, हो गया। A particle covers half distance with v1 speed and remaining half with v2 speed. Find its एवरेज स्पीड। निकालो। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड के साथ और बाकी की हाफ कवर कर रहा है v2 स्पीड के साथ, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है अपने को। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि इसका आंसर v1 प्लस v2/2 कतई नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं वो ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। ठीक है, अब सोल्व करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। यदि मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसका कंसेप्ट जिसने समझ लिया वो एक क्वेश्चन आराम से कर देगा। तो ट्राई करें। हो गया, चलो देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है वो
कि कोई एक डिस्टेंस है जिसकी आधी डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर कर रहा है और बची हुई डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर कर रहा है। देखो मान लेता हूं मैं यहां पे कि अपने पास ये कोई d डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितनी है d, ठीक है। इसका मैंने हाफ कर लिया यहां पे, ये वाला हिस्सा कितना बचा d/2 और ये वाला हिस्सा भी d/2। इस d/2 को कवर कर रहा है वो v1 स्पीड के साथ और इस d/2 को कवर कर रहा है वो v2 स्पीड के साथ। यही बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई कोई डिस्टेंस है d, जो भी है डिस्टेंस मैं d मान रहा हूं, मेरी मर्जी से तुम कुछ भी मान लो, अपना नाम लिख लो d की जगह, वेरिएबल ही तो है। d से कवर कर रहा है वो, d को आधे को v1 से और आधे को v2 से कवर कर रहा है। तो कुछ d2 को कवर कर रहा है v1 से, तो कुछ टाइम भी लगेगा। मान लो मैंने मान लिया कि इसको कवर करने में उसने t1 टाइम लिया। कितना टाइम लिया t1, और इधर इसको कवर करने में उसने टाइम जो लिया वो था t2। देखो अपने को दिया हुआ है कि सेम क्या है डिस्टेंस, स्पीड भी अलग अलग है और स्पीड अलग है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम तो अलग अलग लगेगा। तो t1 t2 यहाँ पे सेम अपन कर ही नहीं सकते। क्लियर है। अब देखो यदि मैं एवरेज निकालना चाहूं इसकी स्पीड का तो मैं कैसे निकालूं। v1 डिस्टेंस कवर की थी d/2, स्पीड दे रखी थी v2, उससे भी डिस्टेंस कवर की d/2। मैंने मान लिया कि d/2 का जो फर्स्ट पोर्शन था ये वाला, इसको कवर करने में उसने टाइम लिया t1 और इसको कवर करने में उसने टाइम लिया t2। मेरे को निकालनी है एवरेज स्पीड। तो v एवरेज का फॉर्मूला देखो वही लिखो। सबसे पहले क्या होता है d/t, क्या होता है d/t। तो d देखो d मेरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे d/2 प्लस d/2 में, d/2 प्लस d/2 में डिवाइड हो रहा है अपॉन टाइम डिवाइड हो रहा है t1 और t2 में, t1 प्लस t2। अगर मैं कहीं से t1 और t2 की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दूं तो शायद कुछ काम बन जाए। t1 और t2 की वैल्यू में लाके रख दूं तो शायद कुछ काम मेरा बन जाए। तो देखो t1 की वैल्यू निकालूं मैं, यदि t1 क्या हो जाएगा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो t1 क्या हो जाएगा d/2 अपॉन v1। t इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाई टाइम। ये भी नहीं पता क्या, t टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो पता है ना। तो t1 d/2 v1, t2 भी निकाल लेता हूं यहीं पे। तो t2 क्या हो जाएगा d/2 अपॉन v2। तो t1 और t2 की वैल्यू यहां पे रख दूं यदि, तो v एवरेज क्या आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू d/2 प्लस d/2, या d/2 की जगह d भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन t1 d/2 अपॉन v1 प्लस d/2 अपॉन v2। ये d/2 ऊपर हो जाएगा टोटल d, नीचे भी मैं d कॉमन ले लेता हूँ यदि यहाँ पे d, तो इधर बचेगा 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। d से d कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा 2, देखो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सोल्व कर लेना। देखो यहाँ पे ये 2v1 v2, चलो मैं कर ही देता हूँ, कोई कंफ्यूज हो रहा हो यदि, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2v1 v2, ऊपर क्या बचा v1 v2, और ये सारी टर्म जो है 1 अपॉन में है। देखो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। 2v1 v2 एलसीएम, इधर बचा v1 इधर v2, और ये सारी 1 अपॉन में, तो अपोजिट हो जाएगी निकल के यही आएगा। क्लियर है।
नोट करें ये